हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। आज थर्सडे, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। बढ़िया मूव ग्लोबली, उस मूव्स को जैसे कल यूएस के मार्केट स्क्रीन पे आने चाहिए, 1.25 से 2.5% का उछाल, दिन भर सस्टेन बाइंग, दिन के हाईस पे जाके डाउ बंद हुआ था। तो मोमेंटम ग्लोबल इक्विटीज का इंटैक्ट, हमारे तो सेंटिमेंट्स वैसे ही फेवर में है, हम वैसे ही आउट परफॉर्म कर रहे थे अपने ग्लोबल पीयर्स को। तो उस मोमेंटम यूएस से ओवरनाइट की, उसके चलते गैप अप के साथ शुरुआत, और लकीली मोटा मोटी उस गैप को अब तक पिछले 45 मिनट हम होल्ड ऑन करते हुए 0.5% के उछाल के साथ हमने स्क्रीन पे बाजार खुलते हुए देखा था। उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय भी कामकाज होता हुआ 17,465, 70, ये 470 475 के जोन्स पर इनिशियल टिक्स भी आए थे। ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी 0.5% ऊपर है तो आपके स्क्रीन पे आने चाहिए मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% का उछाल। लाइए ब्रेथ भी एक बढ़िया ब्रेथ के साथ हमने शुरुआत करी थी एडवांसेस के फेवर में, और अभी भी ऐसा नहीं है। 4:1 के ब्रेथ के साथ ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 80%, 75 to 80% आर स्टिल ट्रेडिंग इन ग्रीन। तो बढ़िया ब्रेथ के साथ बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ भारतीय बाजार, वो मोमेंटम, वो अपसाइड जर्नी, वो नॉर्थवर्ड ट्रेंड इंटैक्ट। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए कि अब 45 मिनट का जो सेशन कल्मिनेट हुआ है, उसके बाद उनका मन क्या बन रहा है, रीडिंग क्या कहती है स्क्रीन की। उसके बाद गौरव बिस्सा और विकास सालुंग के जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स। वीरू। जी आशीष, देखिए मेरा सुबह यही व्यू था, जो पॉइंट्स थे उस पर प्रॉफिट बुक कीजिएगा। फ्रेश लॉन्ग ट्रेड मेरे को नजर नहीं आ रहा है। ट्रेजेक्ट्री थी 476,533 की, लेकिन मैं यहाँ पे एक फीलिंग रखता हूँ आशीष कि हमें अपना ट्रेड चेक करना चाहिए, इसीलिए मैंने वो कॉल ली थी। अगर आपने फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक किया, सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, बट एक हल्का सा स्पेकुलेटिव ट्रेड, और जिसे कहते हैं हीरो और जीरो और फॉर एक्सपायरी डे, वो कॉल हमने 30 पे ली थी आशीष। वो 40 रुपए तक का स्विंग दे के आई, बट स्टैंड रही है उसके साथ। हमें चेक करना है ये 476 से लेकर, यानी 17,476 से लेकर 733, ये कॉल राइटर्स का जोन है, ये एक सप्लाई ट्रेजेक्ट्री है। यहाँ पे क्या करता है, अभी भी इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स को अपना मैसेज देने का वक्त अभी आया नहीं है। वो आई थिंक देंगे शायद ड्यूरिंग द डे, लेकिन मैं सिर्फ निफ्टी आईटी को देखते हुए और आई थिंक कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स को देखते हुए कहूंगा, जस्ट एक स्पेकुलेटिव वो कॉल पकड़ के चलिए, और कुछ नहीं आशीष। मेरे ख्याल से अगर एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग आना है ना, तो अब क्लोजिंग में आएगा। निफ्टी बैंक को अब अवॉइड करेंगे, फ्रेश लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से एक इवेंट कल भी है, बस चुपचाप वो निफ्टी की कॉल पकड़ के खड़े रहिए। रिस्क ना आपके बराबर है उसमें, हार्डली 30 रुपए, जस्ट होल्ड दैट। अभी 40 रुपए का स्विंग देके आइए, जस्ट वो कॉल। अगर मुझे ट्रेड करना होता इंडेक्स में आशीष, तो सिर्फ वो कॉल होल्ड करता मैं आशीष। हाँ, ये हो गई आज की कमेंट्री, एक्सपायरी का दिन, और हम लोग अब एक वो क्या था, हीरो और जीरो ट्रेड के तौर पे 17,500 की कॉल, बढ़िया प्रॉफिट एंजॉय करे, बुक करे। अब मात्र 30 रुपए पे वो हीरो जीरो ट्रेड आज के लिए 17,500 की कॉल पकड़े हुए हैं। देखते हैं, दिखाइए दोनों जो जुड़ चुके हैं। पहले इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरव हाय, गुड मॉर्निंग। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्या इनक्रेड में? जी सुनाई नहीं क्या कहा आपने? अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्या इनक्रेड सिक्योरिटीज में? नहीं, ऐसा हमारा नसीब का, ऑफिस में से है, केबिन बदल बदल के बात कर रहे हैं आपसे। केबिन बदल बदल के? बड़ी जगह में है गौरव आजकल। गौरव, मूड कैसा है भाई आप लोग? आपने कुछ लिया क्या हीरो जीरो ट्रेड निफ्टी बैंक पे? जी नहीं, हीरो जीरो तो नहीं दिया था। इनफैक्ट एक दो दिन से हम लोग थोड़े कॉशियस ही है। यहाँ पे मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा कॉशियस लग रहा है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो ब्रॉडर मार्केट में उतना चेयरफुल मूड नहीं है जितना इंडेक्स में है। तो जैसे आप वीरो जी भी चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी आईटी जो है ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है, तो वो फिर भी पॉजिटिव जा रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरबॉन्ड में जा रहा है निफ्टी आवरली टू आवरली चार्ट्स पे। और अगर आप आरएसआई देखेंगे 85, 83, 85 के जोन में आता है। पिछले 6-8 महीने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया आरएसआई, वहां से बड़े करेक्शन देखने मिले हैं। तो जब तक आइदर आरएसआई कूल ऑफ नहीं होता है या फिर प्राइस कूल ऑफ नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग कॉशियस रहेंगे, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, ठीक बात। अच्छा गौरव, आज के टॉप ट्रेड्स, 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से आपकी तरफ से?
देखिए पहला जो स्टॉक रहेगा वो है आईओएल केमिकल्स में। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी एक अच्छा प्राइस स्क्वीज देखने मिला। डेली चार्ट्स पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, 2 आवरली चार्ट्स पे इचिमो क्लाउड के ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अभी 367 368 चालू है, आप यहाँ पे 355 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में स्टॉक जो है एक बार के लिए 395 से 400 के लेवल्स एक बार आपको देखने मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है। दूसरा है वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ओवरऑल यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू एसबीआई या आईसीआईसीआई। यहाँ पे अगर आप इसके डेली चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला। आप इसको रेंज ब्रेकआउट कह सकते हैं, जो हमको 1415-20 के यहाँ पे देखने मिला था। यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक जो है वो एक बार के लिए 1480 1485 के लेवल से आपको देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें जो होगा वो 1415 का होगा। वेल केमिकल्स और साथ साथ एचडीएफसी बैंक, ये है गौरव के आज सुबह के 10 के दमदार ट्रेड्स। विकास सालुंके जुड़ते हुए साक्षात मुझे बताया जा रहा फोन लाइन पे वो तो जुड़ गए। मैं तो पूछने वाला था कि वो हम लोग के उलझुल सवाल से विकास इतने परेशान थे कि उन्होंने बोला मैं फोन पे जुड़ता हूं भाई। पर अभी साक्षात नजर आने तो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं विकास भी इंटरेस्टेड रहते हैं। विकास क्या मूड भाई, और आपके टॉप ट्रेड्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखो ओवरऑल मार्केट में मुझे भी लगता है कि एक ओवरबॉट जोन में जा चुका है इंडेक्स। यहाँ पे हमने नोटिस किया है कि 17,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। वहां पे अगर क्लोजिंग बेसिस अगर उसके ऊपर क्लोज होता है वीकली क्लोजिंग, तो मुझे लगता है ऊपर की नई रेंज ओपन होते हुए देखने मिलेगी जो 17,700 17,800 का है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो वापस एक रेंज जो है नीचे की तरफ 17,250 17,040, ये जो नीचे की साइड की जो रेंज है वहां तक मार्केट एक इस रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कल भी अगर एक क्लोजिंग मेंटेन करता है 17,500 तो नई रेंज के लिए जा सकते हैं। बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रुझान पॉजिटिव साइड रहेगा। स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स में मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, लेकिन स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम कैरी होते देखने मिलेगा। तो टॉप ट्रेड्स क्या है विकास? मुझे लगता है कि जेएनएफसी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 762 के ऊपर वापस सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है 790 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 754 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। जिस हिसाब से इसका वीकली चार्ट में जो ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे लगता है कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में 790 और 800 के टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। दूसरा है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में 950 के आसपास रुक रहा था, उसको भी उसने ब्रेकआउट दिया है। जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 978 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा मेरा 992 के आसपास का टारगेट इसमें आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में अगर इसकी स्टॉप लॉस की बात करूं तो 942 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल ठीक। तो जीएनएफसी, टाटा केमिकल्स जोड़ दीजिए इसमें आईओएल केमिकल्स और एचडीएफसी बैंक, ये है आज 10 के दमदार ट्रेड्स। और आज मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल सर जुड़ते हुए। अभय सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अभय सर पहला तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा सवाल कि ये जो बढ़िया मोमेंटम या जो बुल मार्केट, बुल रैली, जो कहना है कहें, इज इट हियर टू स्टे सर, या फिर आप सस्पिशियस हैं इस मोमेंटम को लेकर? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल सस्पिशियस नहीं हूँ। और मेरे पिछले 2 महीने से 3 महीने से भी यही मानना था कि जो मार्केट्स है ओवरसोल्ड पोजीशन में चले गए हैं। आप देखेंगे अगर जनवरी तक जो भी डिप्स आ रहे थे तो इन्वेस्टर्स उन डिप्स को बाय करके अच्छा रिटर्न बना रहे थे, पर जनवरी के बाद से डिप्स आते गए जून तक और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरा शेकन था, इंडियन इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का। पर और 1 जून के एंड में तो लोगों ने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। मतलब लोग कह रहे थे अब ये मार्केट तो किसी भी लेवल पे गिर जाएगा, निफ्टी 12,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, कुछ भी बातें हो रही थी। पर अब आप देखिए नतीजे जो आए हैं इस क्वार्टर के, जो लास्ट क्वार्टर के Q1 के, वो हमारी एस्टिमेशन से भी काफी अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, मार्जिन प्रेशर है पर टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, मतलब रोबस्टनेस है डिमांड की। तो अगर मैं ये सब चीजें देखूं और फाइनली एफपीआई का पैसा आना शुरू हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस रैली को देख के, क्योंकि रैली हो गई है सडनली, लोगों का व्यू जैसा था कि मार्केट गिरेगा पर मार्केट नहीं गिरा, तो उसको देख के हमें सस्पिशियस हो जाना चाहिए। और वैल्यूएशंस भी इस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के सामने मैं कंपेयर करूं तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। मार्केट इनफैक्ट ओवरऑल लाइट ही है।
तो वैल्यूएशन की आपने अबे सर बात छेड़ दी, वो करेक्शन बनता भी था जिस तरह की रिच वैल्यूएशंस में हम एक समय ट्रेड करने लगे थे। अब इस करेक्टिव मूव के बाद या हमारे फंडामेंटल्स इंडिया इंक जो डिलीवर करके दे रहे हैं Q1 को देखते हुए, आप कह रहे हो बेसिकली वैल्यूएशंस का कंफर्ट आ चुका है या अभी भी प्रीमियम सिग्निफिकेंट है, अभी भी गुंजाइश है थोड़ी सी डिस्काउंटिंग होने की? देखिए, जो लीडिंग स्टॉक्स हैं जिनकी मैं बात करूं, आप आईटी में देख लीजिए और आप फार्मा में देख लीजिए, बड़े स्टॉक्स हैं, इन्होंने अच्छा 30 से 40% करेक्शन अपनी वैल्यूएशन जो थी जनवरी से ऑलरेडी दिखा दी। तो अब मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अगर वेट करते रहेंगे और वैल्यूएशन करेक्ट होगी तो उस इंतजार का कोई अंत नहीं है। पर जो अभी वैल्यूएशन है लीडिंग स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे जा भी नहीं रहा हूं जहां पे डैमेज उससे भी ज्यादा है। पर लीडिंग स्टॉक्स में आप देख लें तो जो बड़ी कंपनीज है, दिवीज है या टीसीएस है, इन्फोसिस है, बड़ी कंपनीज है, इन्होंने ही वैल्यूएशन करेक्शन इतनी दिखाई है कि काफी टेम्पटिंग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ओके अबे जी, जो आप डैमेज की बात कर रहे थे और फिर वहाँ से आपने पुल बैक की बात करी और आपको अभी भी लगता है कि मार्केट्स काफ़ी हल्के हैं, लेकिन पिछले 10 दिन में जो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा है आईटी में, एंड सर स्पेशली विद इन मिड कैप आईटी बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी सिवियर है, वो डेरिवेटिव्स में भी विजिबल है। मिड कैप आईटी में आप लोगों की शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त सबसे प्रेफर्ड क्या है? क्योंकि जो प्राइस डैमेज हुआ था लास्ट 1 साल में और करीब करीब 8 महीने में, वो मिड कैप आईटी में सबसे सिवियर था। नहीं, मिड कैप आईटी में सिवियर था पर लार्ज कैप आईटी में भी सिवियर था। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर हम देखें तो हम मिड कैप से ज्यादा हमारा फोकस लार्ज कैप आईटी पे है, क्योंकि जो जैसे एलटीआई है, एलटीआई और माइंडट्री का भी मर्जर हो रहा है और दोनों मर्ज होके इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी हो जाएंगी। और आईटी सर्विसेज में जो आपका साइज है वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि जितनी बड़ी आपका साइज है आप उतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड कर पाते हैं। तो टीसीएस जैसी कंपनी है, वो पूरे दुनिया में चुनिंदा 5 कंपनीज हैं जिसमें टीसीएस का नाम आता है, जो $1 बिलियन की डील्स के लिए बिड कर सकते हैं। मतलब छोटी कंपनी को कोई बुलाता भी नहीं है। तो साइज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए। तो मैं अभी भी ये कहूंगा कि मिड कैप आईटी तो रीरेट होगा, पर इन्वेस्टर्स के लिए अभी लार्ज कैप आईटी में ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एलटीआई, टीसीएस स्पेशली जो हमारे भी पोर्टफोलियो में है, जैसी कंपनीज को ऐड करें, वही मेरे ख्याल से अच्छा रिटर्न बना के देंगे। इंटरेस्टिंग। तो आईटी अच्छे क्वालिटी बड़े दिग्गज स्टॉक्स उनमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। पर अब ऐसा फिर एक सवाल और, बैंक्स वर्सेस आईटी अगर मानूं, क्योंकि अच्छा मूव्स बैंक्स ने दिखाया, आजकल आईटी थोड़ा सा छाया हुआ है, यहां से कौन सी पॉकेट ज्यादा आउट परफॉर्म करके देगी सर? देखिए, बैंक में भी हमारा नजरिया यही है कि जो बड़े बैंक हैं वो ज्यादा बेटर अर्निंग्स परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि उनकी स्केल ज्यादा बड़ी है। तो इसलिए हमारा फोकस बड़े बैंक्स पे ही है। आईसीआईसीआई बैंक जो है, हमें लगता है कि एक काफी अच्छी उन्होंने अक्रॉस बिजनेसेस स्ट्रक्चरिंग करी है, कॉर्पोरेट और रिटेल बिजनेस दोनों अच्छा चल रहा है। तो बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक हमारी होल्डिंग में ऑलरेडी है, और एनबीएफसीज में बजाज फिनसर्व मुझे लगता है कि पूरा एडवांटेज है उसको अपने इंश्योरेंस बिजनेस का भी और बजाज फाइनेंस की होल्डिंग का। तो ये जो 2 बड़े कंपनीज हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, मुझे लगता है काफी अच्छी अगले 2-3 साल तक इनकी अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी रहने वाली है। ओके, तो ये आपका बैंक्स पे कन्विक्शन था अभय जी। लेकिन इस बार पीएसयू बैंक्स में भी अगर आप देखें अर्निंग्स ठीक ठाक रही, और अभी एस बैंक की हालांकि अर्निंग्स ड्यू है, और एसबीआई स्पेशली अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आपका प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त अभय जी? आप देखिए, हम पीएसयूज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं एज अ पॉलिसी, क्योंकि बहुत साइक्लिकल बास्केट हो जाती है। कुछ पीरियड्स होते हैं जहाँ पे आउट परफॉर्म करते हैं और फिर अंडर परफॉर्मेंस आ जाती है। पर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में पीएसयू में मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि जिस तरह से सरकार का फोकस है कि कंसोलिडेट करें पीएसयू बैंक्स को, छोटे छोटे बैंक्स को मर्ज करके बड़े बैंक बना दे, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और इसका इफेक्ट दिखेगा। एसबीआई एक जायंट है इंडिया में और बहुत कम लोग समझ पाते हैं एसबीआई की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। मतलब अगर आप बात करेंगे सीनियर मैनेजमेंट के एचडीएफसी और आईसीआईसीआई से, उनसे पूछेंगे कि अगर आपको किसी बैंक से
डर लगता है या प्रेशर लगता है जब आप डील्स करने जाते हैं, तो वो सब दोनों एसबीआई का नाम लेंगे। तो आई थिंक एसबीआई एक ऐसा स्लीपिंग जायंट है जो जिस दिन उसने डिसाइड किया कि हम अपनी स्केल का, प्रेजेंस का पूरा फायदा उठाएंगे, वो यहाँ से इजीली रीरेट होके उसका मल्टीपल यहाँ से डबल हो सकता है। एसबीआई पे आपका देखता। अच्छा अभय जी, लास्ट 2 महीने में 3 महीने में इस बाजार ने कमोडिटी यूजर्स को बहुत प्रेफर किया और पैसा बना भी, और कमोडिटी प्रोड्यूसर्स जो थे वो बैकफुट पे थे। आपने इस कमोडिटीज के गेम को कैसे खेला लास्ट 2 महीने के पुल बैक को, और अभी भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या है? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एशियन पेंट्स, सबसे ज्यादा पेन था लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद, काफी डैमेज भी हुआ, बट सडनली वो स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के फिर नजदीक आके खड़ा हो गया है। तो कमोडिटीज प्ले को आपने कैसे खेला, और अभी भी आपका कन्विक्शन कहां पर है जिसको आप खेलना चाहेंगे, इसको प्ले करना चाहेंगे? देखिए, कमोडिटीज में हमारा व्यू काफी टाइम से यही है कि कमोडिटी साइकिल जो है वो पीक आउट हो गई है, और वो एक्चुअली पीक आउट पिछले साल ही हो गई थी, पर यूक्रेन वॉर की वजह से थोड़ी एक्सटेंड हो गई और कंपनीज को थोड़ा विंडफॉल प्रॉफिट जो है मेटल्स में, प्रेशर ऑयल में, इन सब कमोडिटीज में विंडफॉल प्रॉफिट बना। तो पर अब जिस तरह से सप्लाई चेन्स वापस आ रही है, ग्लोबल ट्रेड खुल रहा है और नई कैपेसिटीज, नए माइंस वापस लाइन पे आ रहे हैं, तो क्लियरली जो हमने साइक्लिकल पीक है कमोडिटीज का वो देख लिया है ऑलरेडी, और ये काफी मदद करेगा उन कंपनीज को। एशियन पेंट्स का आपने नाम दिया, और एशियन पेंट्स के अलावा जो स्टील यूजर्स हैं, ऑटोज हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं 2 व्हीलर कंपनीज का, 4 व्हीलर कंपनीज का जो इनपुट है स्टील का, उनकी कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने मार्जिन अपने डिप्रेस देखे पिछले 2-3 क्वार्टर में और पास ऑन नहीं किया हायर कॉस्ट को, मार्जिन पे प्रेशर लिया, वो सारी कंपनीज अब बेटर मार्जिन देखेंगी अगले 2-3 क्वार्टर में। और जो कंपनीज, एशियन पेंट्स बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका एक नंबर 1 फ्रेंचाइज है, उसकी तरह ही बाकी भी जो कंपनीज हैं जिन्होंने क्रूड की वजह से, क्रूड डेरिवेटिव्स की वजह से, कॉपर की वजह से, स्टील की वजह से काफी मार्जिन प्रेशर देखा था, वो एक बहुत अच्छा प्ले है इन कंपनीज को वापस अपना मार्जिन बढ़ाने का। ओके अबे सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट्स पे अपने व्यूज प्रेजेंट करने के लिए। ये थे पाइपर सेरिका के फाउंडर साहब। एक्यूमुलेशन के मौके, दिग्गज बैंक्स, दिग्गज आईटी स्टॉक्स, ये वो पॉकेट प्रेफरेंस की वैल्यूएशंस कंफर्ट दे रहे हैं, और शायद यहां से भी अच्छे मूव्स। सस्पिशन या सस्पिशियस नहीं है इस मोमेंटम को लेकर, लॉजिकल था, और आगे भी शायद अपटिक्स कंटिन्यूड रहे। चलिए, मार्केट बिग वॉइसेस से अब फोकस शिफ्ट कर रहा हूं आज के कॉर्पोरेट स्कैन, या कह लीजिए आज के बोर्ड रूम की तरफ। और उस कड़ी में आज बिरला सॉफ्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र कपूर सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कपूर सर, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। रिजल्ट दिखाई डायरेक्टर स्क्रीन पर। कल कपूर सर, नंबर्स तो खैर स्क्रीन पर आ जाएंगे, कल वो थोड़ा बहुत जो ठंडा परफॉर्मेंस होगा भी नंबर्स में, उसके पीछे कॉन कॉल में मेंशन करा गया कि कुछ कपल ऑफ एंगेजमेंट्स की शुरुआत होने में, किक ऑफ होने में डिलेज देखने को मिले। मैं वहीं से शुरुआत करता हूं, क्यों ये हमारे एंड पे इश्यूज थे, या ये क्लाइंट ने खुद ही कहा था कि आप डील्स को डिले कर दो? ये डिले का मतलब क्या, दरअसल हुआ क्या? तो पहली बात तो हमारे साइड से कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड, बट उनमें से एक क्लाइंट ऐसा है जिसने अभी अभी एक्विजिशन किया है, ठीक है, और जब एक्विजिशन करते हैं, इंटीग्रेशन चल रहा होता है, तो सम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम वो रिप्रायोरिटाइज करने पड़ते हैं। तो आई थिंक एक क्लाइंट का तो सिर्फ यही मुद्दा था कि उनको रिप्रायोरिटाइज करना था, एंड दे रिक्वेस्टेड कि हम 1 या 2 महीने बाद शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे हैं। उन्होंने एक कंपनी काफी बड़ी एक्वायर की है। दूसरे वाले क्लाइंट के साथ था कि अगर हम लोग, हमारे साइड पे लीडरशिप होनी चाहिए, बिकॉज वो पूरा टोटल आईटी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं हमें, तो उनके साइड पे भी लीडरशिप चाहिए। वो सब प्लेस करने में उनको टाइम लग गया, क्योंकि सप्लाई साइड के इशू खाली हमारी साइड पे नहीं है, उनकी साइड पे भी है। तो जब उनको लीडरशिप अपनी लेकर आनी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो ये है, इट इज वन ऑफ, ऐसा नहीं है कि हर क्लाइंट बोल रहा है कि हर चीज लेट कर दी जाए, तो इट इज नॉट ए मैक्रो इशू। ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड था इन 2 क्लाइंट में, तो इट इज ओके।
हमने वी हैव टेकन इट इन आवर आप कह रहे हो धर्मेंद्र सर ये क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज थे, 2 क्लाइंट्स के साथ ऐसे इश्यूज सामने। अच्छा मैं तो समझा ऐसा ना हो कि आजकल आईटी में इतना एट्रिशन, सबको जॉब मिल रही है तो ऐसा ना हो बेंच बटोरने में दिक्कत आ गई हो, ऐसा नहीं है। अच्छा फिर ये जो 2 क्लाइंट्स के इश्यूज आए, इसको अगर मैं ड्राइंग बोर्ड पे लेके जाऊं मैथमेटिकली, कितना रेवेन्यू लॉस अंदाजन हुआ होगा, और इस अब स्थिति क्या है इन दोनों क्लाइंट्स की? इन दोनों क्लाइंट्स पर के प्रोजेक्ट्स किक ऑफ हो गए नहीं हो गए? FY23 में बचे हुए साल में भरपाई हो जाएगी इस रेवेन्यू लॉस की या नहीं? तो जो टाइम निकल गया वो तो टाइम निकल गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब जो ज्यादा काम कर ले हो जाए। 1.5 या 2 मिलियन का अगर हमने थोड़ा गैप दिखाया इसके अंदर क्वार्टर के अंदर कि वो हम पूरे का पूरा मीट कर लेंगे, नहीं, क्योंकि बिलिंग स्केड्यूल होता है उनके साथ, ठीक है, तो वो तो नहीं होता। उसमें सिर्फ ये है कि आपकी डील का जो पीरियड है वो 1.5 या 2 महीने वहां पर भी, या 3 महीने शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ उतना ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर भरपाई हो जाती है। बट हाँ, हमारी विन्स अच्छी हैं। आपने देखा होगा $185 मिलियन की विन की, जिसमें से 65% विन जो है वो नई विन्स हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब आपकी विन्स हो रही होती हैं, आपको डिलीवर करनी है, तो दैट मीन्स आपका रेवेन्यू आएगा। और आप इन विन्स में भी देखोगे कि ये लॉन्ग टर्म विन्स जो है वो उतनी नहीं रही। अब 1 साल की 1.5 साल की विन्स ज्यादा होने लग गई है। दैट मीन्स मैक्सिमम रेवेन्यू आपको 1 या 1.5 साल या 2 साल के अंदर मिल जाएगा। ये 5-5 साल की डील्स नहीं है। तो इसलिए ये जो $185 मिलियन है, इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर अस। कपूर साहब, आप आते हैं कुछ अगर आप देखें कॉस्ट प्रेशर्स पे, और पिछले अगर आप 8 क्वार्टर्स को देखें, तमाम आईटी कंपनियों के साथ एक दिक्कत थी कि सैलरी हाइक, वेजेस हाइक से एक बहुत सब्सटेंशियल अगर आप देखें तो प्रेशर पॉइंट था। लेकिन मैं आपके केस में देख रहा हूँ, योर एट्रिशन इज अप्रॉक्सीमेटली 27.9% वर्सेस आई थिंक 29.4। तो अब इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं, आपकी स्थिति कैसी है? अब ये वेज प्रेशर्स क्या थोड़े कूल ऑफ हो गए हैं? और स्पेशली एट्रिशन के फ्रंट पे आपको क्या लगता है, ये फिगर्स फिर वही कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी तक आ सकते हैं अगले 2 क्वार्टर्स में? तो मुझे लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, बट आप एक क्वार्टर को ट्रेंड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आईटी इंडस्ट्री 16 से 18% तक झेल सकती है बड़े आराम से। 28% अभी भी काफी ज्यादा है एट्रिशन। तो ऐसा नहीं है कि सडनली हमारे ऊपर सप्लाई का प्रेशर नहीं है, प्रेशर अभी भी है। बट द गुड न्यूज इज कि थोड़ा कूल डाउन हो गया है एट्रिशन, एंड आई होप दैट ये धीरे धीरे हर क्वार्टर में कूल डाउन होगा और इट विल कम बैक टू द नॉर्मल। बट जितनी बात हो रही है कि रिसेशन आएगा, आपने पीछे भी अगर 20 साल में देखें, जब भी कोई रिसेशन आया है, ये स्लो डाउन हुआ है, जब हम व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ दैट, तो फिर से मोमेंटम बहुत ज्यादा आता है, डिमांड बहुत ज्यादा आती है। तो हमारे को अपना टैलेंट सप्लाई चेन जो है वो आज के 1 या 2 या 3 क्वार्टर के लिए नहीं, बल्कि हमें अब 5 या 6 क्वार्टर पहले सोचना पड़ेगा कि हमारी टैलेंट सप्लाई चेन में ठीक हम 6, 7, 8 क्वार्टर के बाद भी टैलेंट जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आज की डेट में फ्रेशर हायर कर रहे हैं, जूनियर हायर कर रहे हैं, ताकि जब तक अगर वो टाइम आए हमारे लोग ऑलरेडी रेडी होंगे। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र सर, अच्छा ये मैं रेवेन्यू के फ्रंट पे एक बार वापस लौटूंगा। हम लोगों ने चर्चा करी और रेवेन्यू लॉस बिल्कुल सही है, उसकी भरपाई होगी नहीं, जो हो गया वो हो गया। फिर आपने इस साल के लिए जब गाइड किया था, FY23 के रेवेन्यूज कैसे रहेंगे, FY22 से बेहतर रहेंगे। FY22 में क्या किया था हमने, 15-16% का जंप दिखाया था। अब जब इस साल की सॉफ्ट शुरुआत हो गई, Q1 थोड़ा ठंडा रहा, तो अभी भी वो कॉन्फिडेंस बना हुआ है क्या, ग्रोथ 15-16% से ज्यादा की रहेगी या नहीं रहेगी? तो अभी तक तो हम मेंटेन कर रहे हैं कि हम अपने गोल्स अचीव करेंगे, जो हमने इंटरनल अपने गोल्स रखे थे। आप जानते हैं कि मैं गाइडेंस नहीं देता, एज पर हमारी पॉलिसी मैं गाइडेंस नहीं देता, बट हमने ये कहा था कि हम मेंटेन करेंगे ग्रोथ जो हमने पहले दी है। तो अभी भी हम लोग अपने इंटरनल गोल्स चेंज नहीं कर रहे हैं। जब हमने इनिशियली गोल्स लिए थे तब रिसेशन की बात नहीं थी, क्योंकि आप जब बजट बनाते हैं तब जनवरी फरवरी में हर कोई बात कर रहा था कि डिमांड की कमी नहीं है। आज की डेट में लोग थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि
अभी रिएक्ट करने का टाइम नहीं है। हमें Q3 के अंदर देखना चाहिए कि हमारे बजट कैसे आ रहे हैं कस्टमर्स के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हमें अपनी गाइडेंस को करेक्ट करना है, बट अभी वी आर कीपिंग द सेम गोल्स। मैंने शुरू करा था वो किक ऑफ होने में डील्स के इश्यूज, तो वो असल में स्ट्रीट में आपने जो अभी वर्ड यूज कर दिया कि क्लाइंट्स कॉशियस, अब वो बात अंडर तो अभी तक हम लोग मार्जिन, वीरू ने बात छेड़ी थी, वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई साइड इश्यूज, उससे फोकस शिफ्ट हो गया था कि डिमांड को लेके कंसर्न्स, कि अगर कोई स्लो डाउन आना है यूरोप में, यूएस में, रिसेशन में स्लिप होने, हार्ड सॉफ्ट लैंडिंग होनी है, तो उससे शायद हो सकता है डिमांड मोमेंटम लूज आउट हो। आप कह रहे हो क्लाइंट्स अपने एंड पे कॉशियस हो रहे हैं, ये कोई घबराने वाली बात तो नहीं कपूर सर? क्योंकि आपके बिजनेस में भी यूरोप का कंट्रीब्यूशन गिर रहा है, वो सोची समझी स्ट्रैटेजी थी या यूरोप के स्लोडाउन का भी असर है वो? नहीं, तो मैं पहला आंसर करता हूं कि क्लाइंट कॉशियस है, ये बात ठीक है, बट अगर आपको रिसेशन देखना है या आपको स्लो डाउन देखना है, जो अभी रिसेशन या स्लो डाउन आएगा वो पहले के जो रिसेशन और स्लो डाउन आया उनसे बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी जो है कोविड के बाद, ये इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। ये ऐसा नहीं है कि लोग इसलिए करेंगे टेक्नोलॉजी क्योंकि डिफरेंशिएशन चाहिए, नहीं, ये इसलिए चाहिए क्योंकि अभी मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया है। अगर कंपनीज अपने नए चैनल जो है ऑनलाइन चैनल्स नहीं बनाएंगे तो डूब जाएंगे। तो इसलिए अभी जब मैटर ऑफ सर्वाइवल है तो आपका स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका डी ग्रोथ होने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। एंड कंपनीज को दे विल हैव टू गो आउट ऑफ द वे टू इन्वेस्ट आल्सो। तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉशियस वो इसलिए हैं सो दैट जहां पर दे सेड दैट कि अभी वी पिक अप द स्पीड एज मच एज वी कैन, देन दे से दैट कैन वी वॉच आउट, ओके, एंड कैन वी बी लिटिल बिट मोर केयरफुल, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कॉशन है थोड़ा सा ऑन द डिमांड फ्रंट दैट आई लुक एट। जो यूरोप का है हमारा, जो क्योंकि हमारा रेशो में देखते हैं तो क्योंकि डॉलर बहुत बढ़ गया यूरोप के अगेंस्ट भी, तो यूरोप का रेवेन्यू हमारा परसेंटेज में कम दिखाई देता है। बट ये कोई सोची समझी स्ट्रेटजी नहीं है कि हमारा कम हो रहा है। हमने बड़ा क्लियरली बोला है कि यूरोप की स्ट्रेटजी हमें स्ट्रेंथन करनी है और हम उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर के बाद हमारा यूरोप में रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे। एक्चुअली अभी हमने काफी ये 185 इनकी जो विन की है और जो अभी इस क्वार्टर के अंदर विन आएंगी, 4 और 5 कस्टमर जो हमने क्लोज किए यूरोप के अंदर, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। तो मुझे लगता है कि यूरोप विल स्टार्ट शोइंग द रिजल्ट फॉर अस इन 2 और 3 क्वार्टर्स। बढ़िया धर्मेंद्र सर, आपकी कमेंट्री बाजार को पसंद आ रही है भाई। दिन के हाईस पर 3% के आसपास के उछाल के साथ बिरला सॉफ्ट इस समय कामकाज करता हुआ। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। थैंक यू। और जरा हटके, ये नाम दे दिया, जरा हटके, जरा हटके, जरा हटके डॉट डॉट डॉट, ऐसा ऊपर लगा सकते हैं डायरेक्टर साहब? तो जरा हटके अब आ जाते हैं, बहुत देर हो गई, इक्विटी मार्केट सब कुछ हो गया। कल का सवाल स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वो था एक चिड़िया, और इस चिड़िया का नाम क्या है? वीरू ढूंढे क्या? हाँ, लैरी। कौन लैरी? लैरी टिबर्ड, आई थिंक ये एक बास्केटबॉल प्लेयर थे। अब देखिए सब कुछ गूगल से खोजा हुआ है, तो फिर क्या बताएं? नहीं ठीक है, बिल्कुल गूगल सब उनके नाम को उनको अगर आप देखें, ये श्रद्धांजलि थी और इस चिड़िया का नाम उसी पर रखा गया था, और आई थिंक यही है ट्विटर का मैस्कॉट। नहीं, बिल्कुल सही है आंसर। और ये कल सवाल पूछे नहीं कि लोगों ने धड़धड़ आंसर, मुझे तो लगा हमें ही, हम जैसे सब ऐसे ही होंगे, सबको पता है। अच्छा, उसमें इस सवाल पे समझा देता हूं आंसर ढंग से। सवाल पे एक जवाब आया था, मनीष कुमार का सबसे पहले आया था कि ये सियालिया सियालिस है। हाँ, उनका भी कहना सही था, ईस्टर्न ब्लू बर्ड। असल में वो बर्ड कौन सी है, वो यही है, ईस्टर्न ब्लू बर्ड। लेकिन वो जो एक सवाल था कि ये चिड़िया का नाम क्या है, वो ट्विटर की चिड़िया का नाम दरअसल वीरू सही कह रहे हैं, लैरी टी बर्ड। और ये ट्विटर 2006 में लॉन्च हुआ, इस लोगों के साथ लॉन्च हुआ था। और 2011 के आसपास ट्विटर के को-फाउंडर ने मेंशन करा, तब तक किसी को पता नहीं था ये कहां से इंस्पायर्ड है, क्या नाम है।
उन्होंने मेंशन करा कि इंस्पिरेशन इस नाम के पीछे है बास्केटबॉल लेजेंड लैरी बर्ड साहब। तो उनके नाम पर ये स्पोर्टिंग लेजेंड के नाम पर इसको हमने नाम दिया था। तो को फाउंडर बिज स्टोन जो है ट्विटर के, उनका ट्रिब्यूट था इस जाने माने NBA प्लेयर के लिए, क्योंकि वो भी बॉस्टन को बिलोंग करते थे और ये जो लैरी टी बर्ड साहब है ये भी बॉस्टन क्लेरिक्स के लिए खेलते थे। तो उनकी तरफ से ट्रिब्यूट, और इसलिए ट्विटर की वो नीली चिड़िया का नाम लैरी टी बर्ड है। अच्छा, अगर इसको नीली से ब्राउन कर दे तो स्पैरो जैसी लगेगी, नहीं? स्पैरो जैसी लगेगी? देखो ना दोबारा से, अरे अगर असली कलर लोग खाली आपको बदल चाहिए? देगा इसको। हाँ, हो सकता जो है। घरों में जो घूमती रहती छोटी वाली, हाँ, गौरैया। गौरैया इधर नहीं दिखती मुंबई में कौवे, और वो बहुत दिखते हैं। वो कौवे भी नहीं, सबसे ज्यादा तो पिजन दिखती हैं पिजन दिखती सबसे ज्यादा। खैर, पता है ये जो ये बास्केटबॉल लेजेंड है, इनकी हाइट पता है क्या थी? क्या? लैरी टी बर्ड की 2.06 मीटर, और उसका मैंने बाप रे मीटर कैलकुलेट करा, 6.8 फीट हाइट थी बास्केटबॉल के थे ना, बास्केटबॉल की। 6.8। ये आप लोग बहुत ट्विटर पे एक्टिव हैं, कभी गौरव सोचे थे चिड़िया का नाम क्या है? नहीं, कभी सोचा नहीं। हमेशा ये सोचा कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेंगे, लेकिन कभी गिन नहीं पाए। वही कईयों ने बहुत लोगों ने लेकिन आंसर सही दिया, और इंस्टेंटली दिया। तो आई एम श्योर नेट को सर्च करने से पहले कईयों को शायद इम्प्रॉम्प्टू पता भी था। रहा होगा। यस, गजब है भाई, आप लोगों को सलाम है। हम तो IAS की तैयारी करा रहे थे सबकी यहाँ पे लेकिन सब पहले हमारी से तैयारी IAS कराए थे। वीरू भाई, अब कल का सवाल। जी हाँ, देखिए कल का सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है और एयरक्राफ्ट से जुड़ा है ये प्रश्न, ठीक है? मैं आपकी स्क्रीन पे 3 इमेज रखूंगा। आजकल बायोफ्यूल का बहुत जिक्र होता है। आपकी स्क्रीन पे 3 इमेजेस आएंगी। एक है जैतून, एक है सरसों और एक है नारियल। इन 3 में से किस तेल से भी, इन 3 में से किसके तेल से भी एक एयरक्राफ्ट को उड़ाया गया है? हम बायोफ्यूल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। हाँ। इन 3 में से किस एक के तेल से एक जायंट जंबो जेट को भी उड़ाया गया है? इसका उत्तर आपको जुटाना है। और छोटा मोटा नहीं, बोइंग 747। ये अलास्का में उड़ाया ज्यादा गया था बताने का नहीं है, नहीं तो क्या है, कीवर्ड में सर्च होता शुरू हो जाएगा, सबको आंसर जितना ना पता उतना अच्छा। इन बहुतों को पता होगा, आने लगेंगे कुछ देर में ट्वीट्स। लेकिन भाई ये कल का सवाल, इनमें से किसके तेल से हवाई जहाज को भी उड़ाया गया है? आप लोग भी ढूंढिएगा भाई, आप लोग भी भेजते रहिएगा, कल इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। कल का सवाल आप दे रहे हो क्या मंडे के? कल मैं दूंगा सवाल, मंडे के लिए। मतलब टफ होना चाहिए ताकि वीकेंड में पढ़ाई करनी पड़े। हाँ, मतलब ऐसा सोचना पड़ेगा कि 2 दिन पढ़ने के बाद ही नहीं समझ में आया। हाँ, जरूरी है ना? हम इंतजार करेंगे नितिन जी के आंसर का, ऐसा सवाल कल। लेकिन चलिए, इस सवाल का आंसर कल। और अब आप दोनों का, गौरव और विकास, जो विकास आज फोन लाइन पे थे। हाँ, मुझे लगा वो सब बोल रहे हैं पकाएंगे थोड़ी देर में ये लोग, मैं फोन पे ही जुड़ता हूँ। पहले ही फिर फोन वो पे साक्षात नजर आया तो मैं चलो विकास भी जानना चाहते हैं आंसर क्या है। थैंक यू सो मच नीरज जी, ओवर टू यू। ओके, तो चलिए, बढ़िया तेजी के साथ बाजार कामकाज कर रहा है और सारे जो दुख दर्द चिंताएं थी सब साइड में, और एक बढ़िया रैली के साथ बाजार कामकाज कर रहा है। और ऐसे में बहुत सारे मन में आपके सवाल होंगे, उसका जवाब देने के लिए स्क्रीन पे आप शक्ल तो देख ही चुके सर्वेंद्र की। अब फटाफट हेडलाइंस पढ़ के फिर उनके पास चलते हैं।